नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीकेयू ने कपास पर आयात शुल्क कम करने का किया विरोध। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जल भराव प्रभावित गांवों को मुआवजा देने की मांग। निजता के उल्लंघन जियो फेंसिंग के विरोध में एक दिन का सांकेतिक उपवास। जिमखाना क्लब के लिए हुड्डा ने जारी किया टेंडर। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी, कहा डॉक्टर अनिल गौड़ ने। गांव खरक में दादी जाबदे मंदिर में मेले में यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने किए विशेष प्रबंध। अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह सधोनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने व जल भराव वाले क्षेत्रों के किसानों को उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने सरकार से किसानों को यूरिया खाद पोर्टल के माध्यम से न बेचकर खुले में बांटने को कहा। सधोनी का कहना है कि किसानों की फसल उत्पादन लागत 6 गुना तक बढ़ चुकी है, इसलिए सरकार उन्हें खरीदी गई फसलों का उचित मूल्य दे ताकि किसानों के हालात सुधर सके। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने आयात शुल्क वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क को हटाकर 0% किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम और तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। चडूनी ने कहा कि धान की खरीद राज्य सरकार 15 सितंबर से करे, अक्सर यह खरीद 1 अक्टूबर से होती है। उन्होंने कहा कि अब धान की 90 और 85% फसल जल्द ही तैयार हो जाती है और यह फसल बहुत जल्द तैयार होने के बाद बाजार में आती है, तो इसे 15 सितंबर से ही खरीदना शुरू किया जाए। उन्होंने यह मांग भी की कि डीएपी व यूरिया को पोर्टल के माध्यम से न बांटकर खुले में बांटा जाए ताकि किसान परेशानी से बच सके। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां 3-3 साल तक बीमे के पैसे अटकाए रखती हैं तथा उन पर करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाती हैं। ऐसे में 1 माह में क्लेम देने का कानून बनाया जाए तथा प्रतिदिन के हिसाब से बीमा कंपनियों को फसल बीमा का पैसा रोकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान हो। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश के किसान 6 गुना तक पेस्टिसाइड डालते हैं, इससे उनके खर्चे भी 6 गुना तक बढ़ रहे हैं तथा अधिकतर खाद बीज की दुकानों पर मिलने वाली दवाइयों में से 60% दवाइयां नॉन रिकमेंडेड होती हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के लिए सरकार का कृषि विभाग जिम्मेवार है। जो मुख्य एजेंडे थे वो एक तो जो कपास के ऊपर से आयात कर हटा दिया है और 19 तारीख को आयात कर हटाया गया और 3 दिन में ही 1100-1200 रुपये रेट टूट गया था। तो ये मानिए कि इस बार कपास जो है न्यूनतम से 1500 रुपये के करीब कम बिकेगी, जो अंदाजा है मोटा मोटा। और कपास का जो किसान है वो सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहा है और कपास का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है। और अगर कपास का क्षेत्रफल कम होता है तो ये ऐसे ही होगा जैसे सरसों का क्षेत्रफल कम हुआ भाव कम होने की वजह से। और आज हम 1 लाख करोड़ का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं पर साल। इसी तरह से जो कपास का भी अगर क्षेत्रफल कम होता है और कपास का जो तो इधर कपास सस्ती होगी आयात की वजह से और उधर दूसरी फसलें सस्ती होंगी ज्यादा उत्पादन की वजह से। तो हमारी जो सरकार से मांग है वो ये है कि ये आयात कर जो बंद किया है इसको तुरंत लगाया जाए, बल्कि और ज्यादा बढ़ाया जाए। किसी भी फसल पर उतना टैक्स लगाया जाना चाहिए कि वहां से मंगवाने की जो कीमत है वो भारत के एमएसपी से कम ना हो। और जो भारत सरकार निर्यात करती है, जो भारत से निर्यात होता है, उस पे कई बार सरकार जानबूझ के बैन करती है। जैसे बासमती चावल है, ये बाहर बहुत जा सकता है, दुनिया में दूसरे नंबर की क्वालिटी जो है वो भारत की है,
और सरकार उसको जानबूझ के बैन करती है कि धान सस्ता हो। और यही कारण रहा कि पिछले साल 40 रुपए से लेके और 200 रुपए तक के क्विंटल का कट धान के ऊपर सेलर भाव ने लगाया और सरकार मूक दर्शक रही। तो हमारी उसके साथ साथ ये भी मांग है कि जो निर्यात पे टैक्स लगाते हैं वो निर्यात पे टैक्स लगाना बंद करें, ताकि ज्यादा निर्यात भारत से हो और भारत में का जो किसान है वो समृद्ध हो। जल भराव से प्रभावित गांवों के किसानों को मुआवजा व 300 करोड़ बीमा फ्रॉड का पैसा किसानों को देने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भिवानी इकाई के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। जिला सचिव सुखदेव पालवास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के राज्य सचिव व मंडल सदस्य कॉमरेड सुरेंद्र मलिक और जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालात विकट परिस्थितियों में चल रहे हैं। अमेरिका 50% टैरिफ थोपकर रूस से सस्ता तेल आयात करना बंद करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अमेरिका का मुकाबला करने वाली सरकार को पूर्ण सहयोग करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की बैठक जिला सचिव मंडल सदस्य सुखदेव पाल की अध्यक्षता में हुई। पार्टी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने बताया कि जिले के 2 दर्जन गांव में जल भराव की निकासी तेज करने, किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का मुआवजा देने व उन गांवों में मजदूरों को न्यायोचित मुआवजा व 600 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी देकर 200 दिन मनरेगा का काम मिलना चाहिए। उन्होंने मांग की कि 2023 में खरीफ की फसल में 350 करोड़ रुपए बीमा फ्रॉड की न्यायिक जांच करवाने और किसानों को ब्याज समेत यह राशि दिलवाने के लिए अगुवाई करी है। वहीं पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद हम पर एक तरफा 50% टैरिफ थोपकर रूस से सस्ता तेल आयात व अन्य व्यापार बंद करवाना चाहता है और हमारी केंद्र सरकार हमारे देश की संप्रभुता को कायम रखने के वास्ते अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के बजाय उनके लिए कपास आयात पर 11% आयात ड्यूटी कम करके हमारे किसानों को गला घोटने का काम कर रही है। मार्क्सवादी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। यह हमारी पार्टी की जिला कमेटी की मीटिंग है, भिवानी जिला कमेटी की, और इसमें हमने मौजूदा जो हालात है उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति है हमारे देश के आज के समय के ऊपर बनी है, और हर जो भी जागरूक इंसान है वो अपने आप को इस तरह से अपमानित महसूस कर रहा है कि एक साम्राज्यवादी देश का राष्ट्रपति बार बार हमें धमकियां दे रहा है। 50% टैरिफ हम पर लगाए गए और वो टैरिफ जो लगाया है वो इस बात के ऊपर लगाया है कि तुम अपना व्यापार अमेरिका के लिए खोलो पूरी तरह से, अगर नहीं खोलोगे तो आपको दंडित किया जाएगा। और इस बारे में हमारा देश का प्रधानमंत्री अभी ताजा उसने कहा कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच की जो लड़ाई थी उस पर मैंने फोन करके उनको धमकी दी थी कि अगर 24 घंटे के अंदर आपने ये बंद नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये डील, व्यापार की डील नहीं होगी। वो तो 5 घंटे के अंदर कर दिया, ऐसा ट्रंप बोल रहा है और मोदी जी चुप है। बल्कि हालत ये हो रही है कि हमारे देश की सरकार ने कपास के ऊपर जो हम आयात होती थी, कपास हमारे देश के छोटे किसान हैं उनकी रक्षा के लिए हम उसके ऊपर टैक्स लगाते थे 11%, उसको हटा दिया। इससे ये चिंता पूरे देश के स्तर पर बनी हुई है कि देश का जो छोटा कारोबार करने वाले, छोटा उद्योग जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, हमारे देश का छोटा किसान, उसकी रक्षा इस देश की सरकार आज के समय पर नहीं कर पा रही है। इस तरह की हालत बनी है। बड़े कॉरपोरेट, बड़े पूंजीपतियों के लिए, उनके लिए तमाम तरह के फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। अब जैसे मान ले हरियाणा के अंदर ही पूरे देश के स्तर पे ही बिजली का तमाम बड़े कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए ये स्मार्ट मीटर जो योजना लेकर के आए हैं, ये फिर बाद में प्रीपेड बनेंगे और उसके साथ साथ तमाम जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत तमाम ढांचा उनको हवाले करने की योजना है। आज हमारी पार्टी की मीटिंग है और हम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका का जो माल आएगा कपास, उसके ऊपर जो 11% टैक्स था वो हटा दिया मोदी सरकार ने। यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा।
हमारी पार्टी इसके विरोध में है कि वापस उसको टैक्स को लगाया जाए और खेती बाड़ी पे, डेयरी पे, मत्स्य पालन पे, इन पर जो है टैक्स लगाया जाए अमेरिका के मालों का। और हमारे को 50% टैक्स लगा के उनको दंडित कर रहे हैं, हमारे माल को अपने मार्केट में नहीं आने दे रहे। तो ये अमेरिका की दोगली नीति है, हम पर दबाव दे रहे हैं, खुद जो है टैक्स लगा रहे हैं। तो इसके विरोध में हम जनता से आह्वान करते हैं कि वो मोदी सरकार पर दबाव डाल के और ऐसी स्थिति ना पैदा करे कि हमें हमारी संप्रभुता पर कोई नुकसान हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो 2 दर्जन से गांव में पानी भरा पिछले दिनों भारी बारिश से, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी काफी लड़ाई के बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है और मजदूरों को भी मुआवजा मिले, क्योंकि उनकी दिहाड़ी मारी गई, वहां 600 रुपये दिहाड़ी दे करके 200 दिन का काम लगाया जाए। स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी के द्वारा निजता के उल्लंघन व जियो फेंसिंग को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के सभी संगठनों ने एकत्रित होकर सरकार को चेताया कि कर्मचारी विरोधी सरकार को अपना फैसला तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। सरकार द्वारा लागू की गई जियो फेंसिंग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परेशान करने के लिए लाया गया है और अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी तो उन्हें मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के तमाम संगठनों ने एकत्रित होकर निजता के उल्लंघन जियो फेंसिंग के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर आशीष व डॉक्टर दीपक ने बताया कि वे सभी कोरोना के समय के योद्धा हैं, इसलिए सरकार को अपना फैसला तुरंत प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए। इन योद्धाओं ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात देखे बिना अपनी जान की बाजी लगा दी थी और सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार द्वारा निर्धारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगाई। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी ने अपना ज्ञापन सिविल सर्जन भिवानी के माध्यम से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा एवं डायरेक्टर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हरियाणा को भी दिया और सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार यह तुगलकी फरमान वापस ले, वरना स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी की सभी एसोसिएशन आंदोलन की राह पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं सीएमओ रघुवीर सांडिल्य का कहना है कि उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है जो संबंधित डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर वतनवीर शिवाच है। मैं पीएचसी गुरेरा सिवान ब्लॉक में पहुँची हूँ। तो आज हम ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा जो ऑर्डर्स आए हैं जियो फेंसिंग को लेके, जिसके तहत हर एक कर्मचारी को अपने पर्सनल मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तथा उसकी जहाँ भी जाएगा वो जहाँ भी रहेगा उसकी लोकेशन ट्रैक होगी। इसके विरोध में हम ये करना चाह रहे हैं। जैसा कि अपने पर्सनल मोबाइल में हमारे यहाँ पे लेडीज़ कर्मचारी भी हैं और भी हैं, जो एक तरह की बंदिश है, सेफ्टी रीजंस की तरफ से भी हम देख रहे हैं। और इस बात का कोई वो नहीं है कि इसमें ये हैक नहीं हो सकती या कुछ और। इसके लिए या तो गवर्नमेंट हमको पूरे अपनी तरफ से ही अलग से मोबाइल और सिम कार्ड प्रोवाइड करे, क्योंकि पर्सनल फ़ोन्स में हमारे बैंकिंग डाटा भी रहते हैं, सब कुछ है। और आजकल जैसा कि आपको पता है, हाल में जो कांड हुए हैं हम सबको पता है, महिला सेफ्टी को देखते हुए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके विरोध में हम करना चाहते हैं। प्लस एक और हमारा एजेंडा ये है कि इस तरह का ये जो भी गवर्नमेंट वो करती है, सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर लागू कर देती है। हम पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं, डेली हम बायोमेट्रिक हाजिरी लगाते हैं। या तो ये हो कि इनको ये बोलना चाहिए कि इनका बायोमेट्रिक प्रणाली वाला सिस्टम फेल है, हर जगह से इसको बंद कर दें और हर डिपार्टमेंट में जियो फेंसिंग लागू करें, तब हम इसके बारे में अपना विचार आगे प्रकट करेंगे। तब तक हमारी तरफ से ये ना है। मैं शर्मिला MPHE 00421 की राज्य प्रधान। हमारा आज का जो मुद्दा है वो जियो फेंसिंग को लेकर है। सरकार हमारे ऊपर अपनी जो तानाशाही कर रही है जियो फेंसिंग को लेकर, क्योंकि सरकार ने पहले भी बायोमेट्रिक हमें दे रखी है और बायोमेट्रिक हम अपनी लगा रहे हैं। जियो फेंसिंग से हमारा मैं ना लगाने का रीज़न यही है कि जो लोकेशन आधारित ऐप है, जियो फेंसिंग जो ऐप है वो लोकेशन आधारित ऐप है, जिससे हमारी प्राइवेसी है उसका भी मतलब हमें मिसयूज़ होने का भय है। दूसरा, जब गवर्नमेंट ने इतना मतलब बायोमेट्रिक लगा रहे हैं तो फिर भी ये जो जियो फेंसिंग ऐप है ये दोबारा से क्यों लागू कर रही है? ऐसे तो गवर्नमेंट के पास इतना बजट है कि वो दोबारा से रिव्यू कर रही है हर चीज़ को। ऐसे जो NHM की हमारी जो बहन जी हैं उनको सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। 4-4 महीने से लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो रखा है। अधिकारी और कर्मचारियों ने जियो फेंसिंग के बारे में जो मेमोरेंडम दिया था वो हमने स्टेट हेडक्वार्टर को भेज दिया है। बाकी जियो फेंसिंग के बारे में मैं अपना बताना चाहूँगा
इनकी मेन ग्रीवेंसेस यही थी कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभाग में भी ये लागू हो, क्योंकि अकेला स्वास्थ्य विभाग से कर्मचारी अधिकारी ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है। अदरवाइज़ ये जो जियो फेंसिंग है, हर एक कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पर आए और समय पर जाए और ड्यूटी पर पूरा रहते हुए सरकार का और आम जनता का कार्य करे। इसके लिए पहले रजिस्टर होता था, फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस आई, फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन जियो फेंसिंग की अटेंडेंस हुई। जियो फेंसिंग अटेंडेंस का मतलब यही है कि जो उसका कार्यशैली का एरिया है, उसी एरिया में वो अपनी अटेंडेंस लगा सकता है, इधर उधर वो अटेंडेंस नहीं लगा सकता, ताकि उसकी उस एरिया में कार्यक्रम भूमि है, उसी में उसकी प्रेजेंस को असेस करने के लिए जियो फेंसिंग की अटेंडेंस। सेक्टर 13 के निकट तकनीकी अड़चन के कारण बंद पड़े निर्माणाधीन जिमखाना क्लब के पूरा होने के बाद शहर वासियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्षद संदीप यादव और सुभाष तंवर के बार बार प्रयासों के बाद जिमखाना क्लब के निर्माण कार्य ने तेजी पकड़ी है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के लिए सरकार के द्वारा बजट पास कर दिया गया है, जिसके तहत बिजली, पानी व अग्निशमन के उपकरणों के साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। वहीं हुड्डा के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि जिमखाना क्लब का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। नगर परिषद के पार्षदों के प्रयासों के बाद सेक्टर 13 स्थित जिमखाना क्लब के लिए हुड्डा ने करीबन 3.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। नगर परिषद के पार्षद संदीप यादव व सुभाष तंवर ने बताया कि आधुनिक लाइटें व अन्य बिजली के उपकरणों के लिए हुड्डा ने करीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए के बजट का टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर जारी होते ही क्लब में बिजली के पोल से लेकर एसी तक की सुविधाएं हो जाएंगी। मार्च महीने तक यह कार्य पूरा होने की संभावना है और शहर के लोगों को नए वित्तीय वर्ष में यह सौगात मिल जाएगी। इस टेंडर के तहत जिमखाना क्लब में सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, एसी, अग्निशमन के उपकरण, तरह तरह के लाइट्स व अलग से ट्रांसफार्मर और अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में जिमखाना क्लब खुले हुए हैं। इनमें विवाह शादियों से लेकर पार्टियों तक के आयोजन होते हैं। पार्षद संदीप यादव ने बताया कि वे इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाए जाने को लेकर बार बार हुड्डा के अधिकारियों से मिले हैं, हुड्डा कार्यालय के चक्कर लगाते रहे हैं। काफी प्रयासों के बावजूद हुड्डा की तरफ से निर्माण कार्य को पूरा करवाए जाने का बजट जारी कर दिया गया है। अब इसका निर्माण कार्य जारी है और जल्द ही यह पूरा हो जाएगा। अभी तो इसका 10 से 15% ही काम हुआ है जिमखाना क्लब का। इसका 3 करोड़ 58 लाख का तो मेंटेनेंस का टेंडर था, जिसका कार्य अभी चालू है, और दूसरा 1 करोड़ 5 लाख 69,166 रुपए का टेंडर उसका लगा हुआ है इलेक्ट्रिक का, जिसके अंदर इसमें लिफ्ट लगनी है और इलेक्ट्रिक के जो भी कार्य हो रहे, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह, लाइटिंग की, सर्विलेंस सिस्टम और जो भी कार्य है इलेक्ट्रिक से संबंधित, उसका सारे का टेंडर वो भी लगा दिया गया है। यहाँ पर जब पहले आपने विजिट की थी तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक का टेंडर नहीं लगा तो काम रुक सकता है, तो हमने एक्शन साहब से बात की और इसके टेंडर के लिए बोला था और वो अब लग गया है, जो लगभग उसमें 4 महीने का टाइम दिया गया पूरा करने के लिए। तो कार्य सुचारू रूप से जोर शोर से चला हुआ है और मेरे वार्ड के और मेरे सेक्टर के लोगों के लिए और पूरे शहर के लिए एक सौगात है जिमखाना क्लब, जो लगभग अगले साल तक ये शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी तक। शहर में जिमखाना क्लब था जो कि भिवानी में नहीं था। ये HSVP के जिमखाना क्लब हर शहर में बनाती है, लेकिन हमारे शहर भिवानी में नहीं था। इसके अंदर जैसे एक तरीके से क्लब हाउस टाइप है और शादी के लिए और होटल, बार वगैरह सभी प्रकार के फैसिलिटी लोगों के लिए मिलेंगी। और इसके अंदर लगभग आप देखो 2 से 3 एकड़ की जगह, पीछे देखो बहुत बड़ा ग्राउंड भी है और बहुत खुला एरिया है, और एक पोश इलाके के अंदर इसका, बड़ी शांति वाले इलाके के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो बाकी तो अभी बनने के बाद है कि किस मोड में जाता है, कि PP मोड पे या सरकार का अपना वो होता है। भिवानी शहर के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि लगातार पीछे 3 करोड़ 58 लाख का टेंडर लगा था जिमखाना क्लब का, जो काफी समय से बुरी हालत में था, इसका काम अधूरा था। तो उसके लेकर के भाई संदीप यादव जी, इनका भी वार्ड पड़ता है ये, तो मैं भी इनके साथ, क्योंकि मेरा भी वार्ड का जो सेक्टर का एरिया पड़ता है मंडी टाउनशिप एरिया, काठ मंडी का जो हुड्डा के अंतर्गत आता है, तो हम दोनों समय समय पर अपने वार्ड दोनों की समस्या लेकर जाते रहते।
तो इनके लिए स्पेशल भाई संदीप यादव जी का पूरा प्रयास रहा है, क्योंकि कंटिन्यू बड़े बड़े जो लेवल के हमारे अधिकारी हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अपने जो वहाँ हिसार में दफ्तर है, हम वहाँ पर जाते हैं कंटिन्यू। और अब 3,58 की लागत के कार्य से चल रहा है कार्य, आप देख रहे हैं। तो इसका मरम्मत का कार्य है और फॉल सीलिंग का है, काफी जो भी कार्य थे इसके अंतर्गत आते हैं 3,58 में हो रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा आज एक अभी पोर्टल पे डाल दिया गया है 1,05,69,69 रुपए का जो टेंडर लगा है वो इलेक्ट्रिक आइटम है। इलेक्ट्रिक आइटम में जो भी इससे संबंधित है, बिजली का पोल लगना है या ट्रांसफार्मर लगना है, केबल लगनी है, या फिर कोई फायर का सामान है, ऐसे कर करके, या फिर कोई एसी लगना है, पंखे लगने हैं, जो मेटल है जो इलेक्ट्रिक से संबंधित है, वो अन्य सभी सामग्री लगाई जाएंगी। और जल्द ही ये भिवानी शहर के लोगों के लिए बड़ी अच्छी सौगात साबित होगी और जल्द ही ये शुरू होने का काम करेगा। करीबन इसका 4 महीने का समय है जो अभी पोर्टल पे है। टेंडर 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में 4 महीने का समय दिया जाएगा ठेकेदार को ये जो कार्य पूरा करने के लिए। उसके बाद एसएसडी जगदीश पुत्री पाठशाला में स्वच्छ पर्यावरण विषय को लेकर खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि प्रदर्शनी में भिवानी खंड के 9वीं से 12वीं कक्षा के 150 बच्चों ने भाग लेकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने से संबंधित आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। वहीं विद्यालय प्रबंधक ओपी नंदवानी ने बताया कि यही बच्चे भविष्य में महान वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम विदेशों में रोशन करेंगे। प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एसडी जगदीश पुत्री पाठशाला में खंड स्तरीय पर्यावरण विज्ञान प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने कहा कि नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल्स के द्वारा नई खोज व शोध के द्वारा अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर पर्यावरण सुधार के नए नए उपायों के द्वारा मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पीएम श्री मॉडल राजकीय कन्या स्कूल का मॉडल समायोजन जल प्रबंधन, द्वितीय स्थान एसआरएस स्कूल भिवानी के मॉडल पर्यावरण नियंत्रण, तृतीय स्थान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनाना के मॉडल कचरा प्रबंधन व सांत्वना पुरस्कार राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दिनोद के मॉडल गणितज्ञ सूत्र के द्वारा पर्यावरण सुधार को मिला। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थानों के मॉडल्स को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आज हमारा खंड स्तरीय इन्वायरमेंटल साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम है। इसमें लगभग हमारे ब्लॉक के 30 से 32 विद्यालयों ने भाग लिया है और 150 प्लस विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है। सभी बच्चों ने अपना अलग अलग मॉडल बनाए हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। हमने 3 जज लगाए हैं आउट ऑफ ब्लॉक से और एक गवर्नमेंट कॉलेज कैरू से बुला करके। जो बच्चों ने मॉडल बनाए हैं इन सारों का वो विश्लेषण करेंगे और इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और एक कंसोलेशन प्राइज होगा। वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज खंड शिक्षा विभाग द्वारा पर्यावरण के ऊपर, पर्यावरण जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा विश्व की समस्या बन चुका है, भारत की समस्या बन चुका है, उसके ऊपर शिक्षा विभाग का एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसमें स्कूल को शामिल किया गया है। और इसमें 150 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं और वो अपने मॉडल के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए, खेती में प्रदूषण ना हो, सड़क प्रदूषण ना हो और जल प्रदूषण ना हो, इस पे विभिन्न प्रकार के विज्ञान की कला को दिखाया है। और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आगे जाकर बहुत बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो शिक्षा विभाग का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। खरक गांव के दादी जाबदे मंदिर में मेले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष प्रबंध किए हैं। इस बारे में पुलिस अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग स्थल पर लगवाया जा रहा है ताकि यातायात निर्बाध गति से चलता रहे और मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो। वहीं मंदिर कमेटी प्रधान हरपाल सिंह नंबरदार ने बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा सुव्यवस्थित तरीके से वाहनों का आगमन करवाया जा रहा है और मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी दादी जाबदे के आराम से दर्शन कर रहे हैं।
गांव खरक के दादी जाबदे मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में आसपास के श्रद्धालुओं के अलावा विदेशों से भी दादी जाबदे के भक्तों ने आकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मेले की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। पुलिस अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी व्हीकल की एंट्री मंदिर के प्रेमिसेस में नहीं होने दी जा रही है। वहीं महिला पुलिस की भी विशेष ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर कमेटी के प्रधान हरपाल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की सुविधा से लेकर पानी, बिजली इत्यादि की पूरी व्यवस्था की गई है तथा पुलिस भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार हर तरह की व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है और श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं आ रही है। चढ़ाओगे अच्छा मिलेगा सारा लोग भी आ गए सारा कहनी चाहिए भाई तुम आ जाओ स्टाफ सारा आ जाओ तुम आ जाओ। अच्छा जी, ये हमारा साल में 2 करते हैं जी, इसका वाला एक है इसमें से। और यहाँ बाहर से भी मतलब इसके जो 12 गांव हैं उनके भी बाहर में जो रहते हैं भाई ऑल इंडिया के आते हैं हमारे श्रद्धालु, और जो विदेशों में रहते हैं वो भी आते हैं। और वे अब की बार ज़्यादा ये रहा हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना वो बढ़िया रहा। पुलिस प्रशासन ने बढ़िया इसका वो करवा के इसको कंट्रोल किया है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। भंडारा लगा हुआ है, 2-3 भंडारे लगे हैं, बाल मेले की व्यवस्था बढ़िया है और अंदर भी व्यवस्था बढ़िया है, सबको बढ़िया दर्शन हुए हैं। और बस अपने कहते हैं दादी का आशीर्वाद है, सब बढ़िया से बढ़िया मेला भरा है और सबको भाइयों को बहनों को सबको धन्यवाद। नहीं कमेटी कोई परेशानी नहीं है, बड़ी बढ़िया काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबने पब्लिक ने और सब भाइयों ने अच्छा सहयोग किया है, उसका कमेटी तरफ से धन्यवाद करते हैं। बहादुरगढ़ से आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। पिछले साल के मुकाबले इस बार आपके ट्रैफिक की व्यवस्था भी और दर्शनों की व्यवस्था अच्छी है। बहुत सुधार किया है। हम लोग 1 साल से इंतज़ार करते हैं कब ये मौका आए, कब हम दर्शन के लिए आएँ। आज मैं परिवार के साथ दर्शन करके माता रानी के जीवन धन्य महसूस करता हूँ। यहाँ पर हमने सुबह से ही, जैसे हमारे पास 2 दिन पहले ये समिति से हमारे पास सूचना आ गई थी, उसके बाद हमने यहाँ से सुबह 5 बजे ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी थी। एक महिला प्लाटून है, एक जेंट्स की है, और ट्रैफिक शुरू से ही ऐसी कर रही थी कि आम जन को कोई परेशानी ना हो। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सब अपने आराम से जा रहे हैं और आराम से आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हाईवे भी लगता है तो हाईवे को भी हमारे को देख के चलना पड़ता है, तो हाईवे पर भी स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है। तो सर कितनी फोर्स लगाई गई है? एक महिला प्लाटून है, एक पुरुष प्लाटून है जो अंदर डिप्लॉय भी किए हुए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु अपना मत टेक करा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ये हमने शुरू से ये फोकस रखा कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, इसमें हर प्रकार के आदमी आते हैं, तो हर तरह का ख्याल रखना। और अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में होने वाले फैसलों में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए सुनवाई के बाद 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का जो निर्देश दिया है वह न्यायिक दक्षता और जवाबदेही में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शीर्ष अदालत ने 3 महीने की समय सीमा का पालन न होने की स्थिति में मामले को दूसरी बेंच को सौंपने के लिए कहा है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अपील पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें 2008 से लंबित एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी।
दिसंबर 2021 में हाई कोर्ट ने आपराधिक अपील पर विस्तार से सुनवाई की थी, पर कोई फैसला न सुनाए जाने के बाद मामला दूसरी पीठ में ले जाया गया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि जल्द से जल्द निपटारे के लिए आवेदन करने के बावजूद अंतिम फैसला नहीं सुनवाया गया था। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षित फैसले सुनाने में इतनी देरी बेहद चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ऐसी स्थिति में न्याय का असली मकसद विफल हो जाता है। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकांश हाई कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत फैसले देने में देरी की जानकारी संबंधित पीठ या मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाई जा सके। इसी कारण शीर्ष अदालत ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अपने मुख्य न्यायाधीश को उन फैसलों का विवरण देने के लिए कहा है जो 3 महीनों तक सुरक्षित रखे गए लेकिन नहीं सुनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों पर चिंता भी जताई है। आंकड़ों के मुताबिक विगत जुलाई तक देश के न्यायालयों में 5 करोड़ 29 लाख मामले लंबित थे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीकेयू ने कपास पर आयात शुल्क कम करने का किया विरोध। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जल भराव प्रभावित गांवों को मुआवजा देने की मांग। निजता के उल्लंघन जियो फेंसिंग के विरोध में 1 दिन का सांकेतिक उपवास। जिमखाना क्लब के लिए हुड्डा ने जारी किया टेंडर। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी, कहा डॉक्टर अनिल गौड़ ने। गांव खरक में दादी जाबदे मंदिर में मेले में यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने किए विशेष प्रबंध। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।